एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कोई दो आवेश हैं अगर किसी मीडियम में रखे हों तो उस कंडीशन के अंदर उन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो फोर्स है उसको हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में हमसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो हमें जैसे दे दिया जाएगा कि कोई भी दो चार्ज है उनके बीच में कोई एक मीडियम हमने फिल कर दिया। और दोस्तों ये मीडियम किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि दोनों चार्जेस के बीच में आपने जैसे कोई ऑयल फिल कर दिया, आपने जैसे दोनों के बीच में कोई ग्लास रख दिया, या अलग अलग तरह के कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मेटेरियल इनके बीच में रख दिए। और उस कंडीशन में हम देखेंगे कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में अलग अलग मोटाई के अलग अलग मटेरियल रख दिए जाए। जैसे कि मान लेते हैं T1 मोटाई के अंदर कोई एक मटेरियल M1 रख दिया, दूसरी अपना जो T2 मोटाई है उसके अंदर दूसरा मटेरियल अपना M2 रख दिया, एंड अपना कोई एक तीसरा मटेरियल और यहाँ फिल कर दिया। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल इनके बीच में फिल कर दिए गए। और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में सीखा है कि कोई भी दो चार्ज अगर वैक्यूम में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो उन चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स है वो किसके बराबर होता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। जहां अपना Q1 है वो अपना मान लीजिए प्लस Q है, Q2 है वो अपना माइनस Q है। ठीक है। एंड हमारा जो कूलम्ब कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। जहां हमारा एप्सिलॉन नॉट हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बता रहा है, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता बता रहा है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो हमने देखा था हमारा जो एप्सिलॉन नॉट है वो बराबर होता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। और यहाँ पर इसकी यूनिट किसके बराबर थी, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर। यानी कि दोस्तों हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर है, फोर्स हमारा बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड साथ में क्या है Q1 Q2, एंड दोनों के बीच की दूरी r स्क्वायर के बराबर। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब दोस्तों क्या होगा अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई एक मीडियम फिल कर दें, तो उस कंडीशन में हमारा जो लगने वाला जो कूलम्ब बल है, कूलम्ब फोर्स है वो किसके बराबर होगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और साथ में क्या आएगा चार्ज Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी अपनी है r स्क्वायर। और यहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम बता रहा है। अब दोस्तों हमारे दोनों चार्ज वो किसी मीडियम में उपस्थित है, इस कारण यहाँ जो लगने वाला जो फोर्स है उसको हम Fm से डिनोट कर देते हैं, एंड इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। अब आप जब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हो तो हमारे पास में क्या आता है, देखिए वैक्यूम में जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है अपना Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर। अब दोस्तों जब हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, तो कीजिए डिवाइड। यहाँ हम इक्वेशन 1 में 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो अपने पास आएगा FV/Fm, यानी कि किसी वैक्यूम में लगने वाला फोर्स बाई किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स। और ये किसके बराबर होगा, देखिए अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है अपना Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और मीडियम में क्या फोर्स लग रहा है, मीडियम में हमारा लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और साथ में क्या है अपना Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ जो करता है उसको हम काटते हैं तो ये वाले टर्म तो आपस में कैंसिल हो गई। इसके अलावा अपना 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या भाई, हमारे पास यहाँ बचता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर हमारे पास में आ रहा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और नीचे हमारे पास में आ रहा है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो दोस्तों इन दोनों का जो अनुपात है उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन r से। और एप्सिलॉन r हमारा क्या दिखा रहा है, एप्सिलॉन r हमारा बता रहा है रिलेटिव परमिटिविटी। और दोस्तों इसका एक नाम और होता है, क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा। अब यहाँ से एक रिलेशन और अपने पास में आ रहा है, और वो क्या है, हमारी जो माध्यम की विद्युतशीलता है यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये किसके बराबर होगा, हमारा जो एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अगर दोस्तों इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन 2 में रख दें तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारी इक्वेशन 2 है Fm
इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, साथ में क्या है अपना आर स्क्वायर। अगर इसमें रखेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, FM इक्वल्स टू क्या आ गया अपना Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर एंड साथ में क्या आएगा अपना आर स्क्वायर। तो इसे आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ गया अपने पास, FV अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर हो गया। ऐसा कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर के बराबर है ना। तो यहाँ से भी अपने पास में एक रिलेशन और आ जाता है कि किसी भी मीडियम के अंदर हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वैक्यूम में जो लगने वाला फोर्स अपॉन ER। और ER हमारा क्या है, ER है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि परावैद्युतांक। तो अलग अलग मटेरियल के लिए हमारा जो ER है उसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है, तो इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो निर्वात है यानी कि वैक्यूम है उसके लिए हमारा जो ER है उसकी वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। हमारा जो एयर है उसके लिए 1.0059 के बराबर है। ग्लास के लिए हमारी जो वैल्यू है वो वेरी करती है 5 to 10 के बीच में। हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर है यानी कि हमारा जो आशुद्ध जल है उसके लिए वैल्यू होती है 80। एंड हमारा जो कंडक्टर यानी कि जो सुचालक है, क्या है, सुचालक है, उसके लिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद भी रखना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये या तो वैक्यूम के लिए पूछा जाता है या किसी कंडक्टर के लिए पूछा जाता है। आपके पास में कोई दो चार्ज है, एक चार्ज मान लीजिए अपना प्लस क्यू है एंड दूसरा चार्ज अपना माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच में हमने कोई कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया और आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे हमारा जो FM है वो किसके बराबर होगा, FV बाई हमारा ER के बराबर होगा। एंड ER की वैल्यू जब आप यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या होगा, अपनी वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर कंडक्टर रख दिया तो उससे ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है वो 0 हो जाता है, तो इसको भी समझते हैं। देखिए कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्जेस है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना। तो कंडक्टर की जब एक साइड आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और एक साइड नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो इस कंडक्टर में क्या होगा, इसमें भी चार्ज मूव करेंगे। तो जिस साइड आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा उस साइड इस कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाएगा, एंड जिस साइड हमारा नेगेटिव क्यू चार्ज होगा उस साइड हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो आउटर साइड के अंदर जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इनके कारण जो लगने वाला जो फोर्स है, जो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, उतना ही फोर्स यहाँ जो कंडक्टर है, कंडक्टर मटेरियल के अंदर भी एक फोर्स जनरेट होगा। अगर बाहर की तरफ से जो लगने वाला फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ है। इसी प्रकार से एक फोर्स हमारा लगेगा जो कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जो बाहर लगने वाला जो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ जो लगने वाला जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। उसके कारण जब हम नेट फोर्स की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। इसी कारण से जब भी किन्हीं दो चार्ज के बीच में आप कोई कंडक्टिंग मटेरियल रखेंगे तो लगने वाला नेट फोर्स 0 रहेगा। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम अपना कंडक्टर वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमारे दो चार्जेस हैं उनके बीच में अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल वाला मीडियम अगर हमने फिल कर दिया तो उसके कारण जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, 0 होगा। ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा अगर हम इन दोनों चार्ज के बीच में अलग अलग तरह का मटेरियल है वो फिल कर देते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने 3 तरह के मटेरियल है वो इन दोनों चार्ज के बीच में फिल किया है। हमारा जो मटेरियल फर्स्ट है वो हमने T1 मोटाई तक फिल किया है, हमारा जो मटेरियल 2 है वो हमने T2 मोटाई तक फिल किया है, एंड जो मटेरियल 3 है वो हमने T3 मोटाई तक फिल किया है, जिनका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है ER1 ER2 एंड ER3। और हमसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं किसी भी मीडियम के अंदर किन्हीं दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, FV अपॉन किसके होगा, एप्सिलॉन R के बराबर होगा ना। इसको अगर हम यहाँ खोलकर लिखें तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए ऊपर अपना आ गया Q1 Q2 एंड नीचे आएगा अपना 4 पाई एप्सिलॉन नोड, साथ में आएगा अपना एप्सिलॉन R एंड अपना आएगा R स्क्वायर। अब दोस्तों इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा जो R है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। R हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे दोनों चार्जेस के बीच की जो टोटल दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमारा जो T1
प्लस T2 प्लस T3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या मैं इस टर्म को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ? देखिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बताइए जरा। ई आर, आर स्केयर है, इसको मैं लिख देता हूँ ई आर, इसको मैं अंडर में रख देता हूँ, साथ में मैं आर लगा देता हूँ और फिर उसका पूरा स्केयर कर देता हूँ। किया जा सकता है ना? तो इसको हम ऐसा लिखेंगे तो इससे हमें बेनिफिट क्या होगा अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए नीचे अपना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन और साथ में अपना आ गया अंडर रूट ऑफ ई आर, साथ में है अपना आर और साथ में इसके पूरे का स्केयर। ऐसा लिखने से बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हम अगर अंडर रूट ई आर से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड तो आपके पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा अंडर रूट ई आर, साथ में अपना आर और साथ में क्या लिखोगे अंडर रूट ई आर T1 प्लस अंडर रूट ई आर T2 प्लस अंडर रूट ई आर T3। अब दोस्तों जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपका यहाँ अंडर रूट ई आर T1 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि T1 विड्थ की जो आपने यहाँ मीडियम फिल किया है, जो प्लेट आपने लगाई है, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, ER1 के बराबर है। इसी प्रकार से ये अपना ER2 के बराबर है एंड ये अपना ER3 के बराबर है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से अलग अलग विड्थ के अंदर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा हो तब हम ये वाली ट्रिक है वो यूज करेंगे। अपना अंडर रूट ई आर है वो किसके बराबर होगा, ER1 T1 प्लस ER2 T2 एंड ER3 T3। तो ये वाली वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो आपके पास में जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, FM इक्वल्स टू Q1 Q2। अब अपना 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ K लिख देता हूँ और नीचे अपना क्या आ जाएगा, नीचे अपना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ER1, साथ में क्या है T1 प्लस अपना हो गया अंडर रूट ऑफ ER2 T2 हो गया एंड साथ में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ER3 एंड T3। तो इन जनरल आपको इसको याद रखना है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको ताकि इस कंसेप्ट को आप और अच्छे से समझ पाओ। अगर हमारे इन दोनों चार्जेस के बीच में सिर्फ आपको एक प्लेट दी होती जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको जैसे दे दिया ER1 है एंड उस प्लेट की विड्थ है आपकी T, और उस कंडीशन में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, तो इस कंडीशन में आपका जो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि जो प्लेट आपको दे रखी है उसको खिसकाकर एक साइड ले आइए, है ना, ताकि जो वैक्यूम वाला पोर्शन है उसकी आप लेंथ बता पाओ। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है R और उसमें मेटेरियल हमारा बढ़ा है T विड्थ तक, तो यहाँ पर जो बचा पोर्शन है यानी कि जिस पोर्शन के अंदर वैक्यूम है उसकी लेंथ किसके बराबर होगी, आप कहेंगे R माइनस T के बराबर होगी। तो यहाँ लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, FM इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ ER और साथ में क्या आएगा अपना R और साथ में इसका स्केयर, यही होता है। इसको हम फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट ER1, साथ में क्या लिखेंगे T1 प्लस ER2 T2 और इसका सारे का स्केयर के बराबर। तो यहाँ पर T1 T2 आपको क्या शो कर रहा है, मान लेते हैं T1 है वो अपना T के बराबर है एंड T2 है अपना R माइनस T के बराबर है। तो आप क्या कहेंगे T1 प्लस T2 है ये इसकी टोटल लेंथ R के बराबर है ना। और यहाँ पर इस वाले पोर्शन के अंदर हमारा क्या है, वैक्यूम है और वैक्यूम के लिए हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इन वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए FM इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या आएगा, देखिए ये अपना है ER1 और ER1 क्या है अपने ये वाला पोर्शन, तो ये अपनी आ गई ER1 अंडर रूट के अंदर और साथ में T1 की वैल्यू कितनी है, T है प्लस ER2 क्या है, तो देखिए ER2 अपना वैक्यूम वाला पोर्शन दिखा रहा है और इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, एंड T2 की वैल्यू किसके बराबर है, R माइनस T के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ R माइनस T और इस सारे के होल स्क्वायर के बराबर। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट हमसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट से वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।